सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक की सेकंड यूनिट चल रही थी उसके अंदर आपके पास यदि कोई इक्वेशन दी हुई थी उसको हम एक्स वाई ओ पी मेथड से कैसे सोल्व करते थे। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो जाके देखिए, तभी आपको ये आगे का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं वो है आपका व्यापक हल, विचित्र हल तथा बाह्य बिंदु पथ। आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया होगा, उसका हमें वो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें, साथ में उसका सिंगुलर सॉल्यूशन और साथ में उसका एक्सटेंडेड लोकस है वो कैसे फाइंड आउट करें। तो आज के लेक्चर में हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होता है और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन वो आपके पास एक्स वाई और पी के अंदर दिया गया रहेगा, ठीक है। और जब उसका जनरल सॉल्यूशन की हम बात करें तो जनरल सॉल्यूशन आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एक्स वाई और सी के अंदर। अब वो निकलेगा कैसे, वो जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्स वाई और पी के लिए इक्वेशन को सोल्व की थी वो कॉन्सेप्ट लगेगा क्वेश्चनों को सोल्व करने में। देन आपके पास ये सॉल्यूशन है वो निकल के आएगा। जहाँ सी है वो आपके पास एक कांस्टेंट पद होता है, सी है वो आपके पास जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक है, या हम कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हैं, वो आपका सी होता है। ओके, तो ये तो होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। नेक्स्ट आता है आपके पास विचित्र हल, कि आपका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन निकल जाता है ना, उसके बाद में हम है वो उस जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजें निकालनी पड़ेगी। एक तो हमें निकालना पड़ेगा सी विवेचक, मतलब सी डिस्क्रीमेंट। नेक्स्ट हमें जो निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा पी विवेचक। अब ये सी विवेचक और पी विवेचक कैसे निकलता है। आपके जो जनरल सॉल्यूशन में आपके पास जो इक्वेशन आई थी ना, वो आपको पता है एक्स वाई और सी के अंदर आई थी। अब वो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन है वो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के सामने आएगी, एक द्विघात समीकरण के रूप में आपके पास निकल के आएगा। और कोई भी द्विघात समीकरण है उसका हमें वो सी डिस्क्रीमेंट कैसे निकालते थे, हमने छोटी कक्षाओं में देखा था। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के थ्रू है उसका सी डिस्क्रीमेंट निकाल सकते हैं। ओके, सारा का सारा काम आपके पास ये जनरल सॉल्यूशन के बेस पे ही होगा। जनरल सॉल्यूशन आएगी तभी आप सी डिस्क्रीमेंट की बात कर पाओगे। अब आएगा नेक्स्ट आपके पास आएगा पी डिस्क्रीमेंट। हम कैसे निकालें, तो पी डिस्क्रीमेंट है वो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया रहेगा ना, उस क्वेश्चन की हेल्प से, मतलब जो क्वेश्चन है उसकी हेल्प से हम पी डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। जो हम क्वेश्चन देखेंगे ना उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा। अब बात आती है सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा। सी डिस्क्रीमेंट और पी डिस्क्रीमेंट तो हमने निकाल लिया, अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपके पास सी डिस्क्रीमेंट के अंदर कोई एक वैल्यू निकल के आएगी, ओके, पी डिस्क्रीमेंट के अंदर भी एक वैल्यू निकल के आएगी। यदि वो दोनों इक्वेशनों के अंदर जो भी कॉमन पार्ट आपको मिल जाएगा ना, वो कॉमन पार्ट ही आपका क्या कहलाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं, जैसे आपका सी डिस्क्रीमेंट निकल के आ गया एक्स और वाई प्लस 2। पी डिस्क्रीमेंट है वो निकल के आ गया आपके पास में ये एक्स स्क्वायर और वाई प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे यदि हम कॉमन पार्ट की बात करें तो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है। यदि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसको एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, ये वाई प्लस 2 हो गया। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉमन पार्ट। इसलिए सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आ गया, वो आ गया एक्स इंटू वाई प्लस 2। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि कोई भी बाह्य बिंदु पथ है वो हम कैसे निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्सेप्ट है वो देखना है, तभी आप वो सारी चीजें समझ पाओगे। आपका जो बाह्य बिंदु पथ है वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपने सी विवेचक और पी विवेचक फाइंड आउट कर लिए। अब आपके पास ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। आपका जो एक्सट्रीमम पॉइंट्स है, जो लोकस है, वो बाह्य बिंदु पथ है, वो आपका एनवलप कहलाएगा। यदि सी विवेचक के अंदर जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ना, वो यदि 1 हो, इसके अंदर तो आप देख रहे हो कि कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दिख रही है, हमें एग्जाम्पल यही लेके चल रहे हैं, एक भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दिख रही है, इसका मतलब इसके लिए हम नहीं बोल सकते। सिमिलर केस में यदि पी विवेचक में एक्स्ट्रा वैल्यू 1 है तो वो क्या कहलाएगा, एनवलप कहलाएगा, मतलब बाह्य बिंदु पथ है वो एनवलप कहलाएगा। तो इसके अंदर दिख रहा है आपके पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू है।
ओके, तो इसका मतलब है पी विवेचक क्या होगा, एनवलप होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज को समझिए। नेक्स्ट होता है यदि आपके पास जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो 2 आ जाए, मतलब यहाँ पे जैसे अक्स है, यहाँ पे यदि वाई और रहता, मतलब 2 पॉइंट आ गए एक्स्ट्रा आपके पास। 2 पॉइंट यदि इस सी विवेचक के अंदर की बात करूं, सी विवेचक में मान लो यहाँ पे 1 पॉइंट वाई आ गया, 1 पॉइंट जेड आ गया इसके सॉल्यूशन में, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गए। तो यदि 2 पॉइंट आपके पास एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ना, तो वो सी विवेचक है, वो नोड पथ कहलाता है। सिमिलर केस में यदि पी विवेचक में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाए ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु पथ। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। ये जो है कंडीशन थर्ड वाली, एक स्पेशल कंडीशन होती है आपके पास में। यदि सी विवेचक के अंदर 3 वैल्यू एक्स्ट्रा मिल जाए, मतलब यहाँ पे एक और मान लो आप में, जैसे टी मान लो यहाँ पे, तो एक और एक्स्ट्रा वैल्यू यदि आपको मिल गई, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा वैल्यू मिल गई, 3 एक्स्ट्रा वैल्यू मिल गई, तो वो उभयाग्र पथ कहलाता है। विथ यदि 7 के अंदर पी विवेचक के अंदर है वो 1 एक्स्ट्रा वैल्यू मिली, ये दोनों कंडीशन है साथ में फुलफिल होती है, ये दोनों कंडीशन है वो साथ में फुलफिल होती है। मतलब कि होगा यही कि एक में तो आपके पास 3 एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाएगी जो सी विवेचक में, और पी विवेचक में 1 एक्स्ट्रा वैल्यू मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है। तो उस स्थिति के अंदर जो पथ होगा, जो आपका बाहरी बिंदु पथ होगा, वो क्या कहलाएगा, उभयाग्र पथ कहलाएगा। ये आपको 3 कंडीशन है वो दोनों तरफ से ध्यान में रखनी ही होगी यदि आपको बाहरी बिंदु पथ पूछा जाता है। तो सारा खेल सी विवेचक और पी विवेचक का ही है। तो अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन से ये सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर। आपके पास क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण का आपको है वो व्यापक हल, विचित्र हल तथा बाह्य बिंदु पथ है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन दी गई है इसका व्यापक हल है वो फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, हमने जो प्रीवियस में जो लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने सीखा ही था कि एक्स वाई और पी के लिए इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इक्वेशन 1 में सिंगल आदमी कौन है। ना तो वाई सिंगल है और न ही यहाँ पे अक्स की कोई टर्म है। इसका मतलब ये इक्वेशन 1 है, ना तो अक्स के लिए सोल्व होगी ना वाई के लिए सोल्व होगी, तो किसके लिए सोल्व होगी, पी के लिए सोल्व होगी। लास्ट में वही बचा हमारे पास। तो इसको पी के लिए यदि हम सोल्व करें, तो पी के लिए सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे कि सबसे पहले तो इसको पी के अंदर है वो हम सेपरेट कर देते थे। तो पी के अंदर यहाँ पे सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पी वाले पद को तो इधर रखेंगे, बाकी सब हम उस तरफ लेके जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास, अपॉन के अंदर ये चला गया 2 - 3y का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे यदि स्क्वायर उस तरफ भेज दे तो ये हो गया p = रूट के अंदर ये आ गया आपके पास 4/1 - y अपॉन में 2 - 3y का होल स्क्वायर। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 - y की पावर 1/2 अपॉन के अंदर ये आ गया 2 - 3/y। नेक्स्ट हम जानते हैं, चूंकि हम एक चीज जानते हैं p बराबर आपका क्या होता है, dy/dx, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे p के इक्वल हम dy/dx यदि रखे तो ये आ गया dy/dx इक्वल में 2 - y अपॉन के अंदर 2 - 3y यहाँ पावर 1/2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि इनको सेपरेट करें हम, तो dy के साथ y वाले पद, तो 2 - 3y अपॉन के अंदर ये 1 - y की पावर 1/2 इक्वल में ये 2 रखते हैं हम, और ये d/x यहाँ पे dy है। सेपरेट होने के बाद में हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया करते थे, तो यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो डेट इज इम्प्लाइज। तो यहाँ पे यदि ऊपर वाली टर्म के अंदर है वो मैं एक जोड़ दूँ और एक घटा दूँ, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 - 3y और -1। ओके, इसमें से 1 जाएगा तो 2 ही बचेगा। तो एक जोड़ दिया और एक घटा दिया मैंने ऊपर वाली टर्म में। इसका हम इंटीग्रेशन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है वो अपना रहे हैं। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड होएगा। इक्वल में इंटीग्रेशन ऑफ d/x। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यदि हम 3 कॉमन ले लें तो ये आ गया आपके पास 1 - y, ये -1 को हम एक्स्ट्रा रहने देते हैं, और अपॉन के अंदर अपने पास है 2 - y की पावर 1/2 dy इक्वल में इंटीग्रेशन ऑफ d/x। ओके, नेक्स्ट हम आगे यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हम देखते हैं
कि जब इसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 3/2 आपके पास कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं और ये 1 माइनस वाई अपॉन के अंदर है 1 माइनस वाई की पावर 1/2 इंटू डी वाई। एंड नेक्स्ट आपके पास है माइनस का साइन 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं और डी वाई अपॉन के अंदर 1 माइनस वाई की पावर 1/2 इक्वल में डी ऑफ एक्स। ओके, हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो ऊपर आपके पास बच गया 1 माइनस वाई की पावर 1/2 इंटू डी वाई माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन को इसको ऊपर ले जाते हैं, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसको हम ऊपर ले गए तो माइनस का 1/2 डी वाई इक्वल में इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ये 3/2 हो गया और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वही n+1 एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस वाई की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो ये उल्टा हो गया 2/3 माइनस का साइन 1/2 1 माइनस वाई की पावर n+1, तो ये हो गया 1/2 अपॉन में n+1, इसका मतलब 2 है वो ऊपर चला गया, इज इक्वल टू में dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 भी यहाँ पे माइनस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पद बच गए वो बच गए 1 माइनस वाई की पावर 3/2 माइनस का साइन 1 माइनस वाई की पावर 1/2 इज इक्वल टू में x प्लस सी। यदि यहाँ से मैं x ये 1 माइनस वाई की पावर 1/2 है वो यदि कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बच गया 1 माइनस वाई बच गया और इधर क्या बच गया माइनस का 1 बच गया इज इक्वल टू मेरे पास क्या बच गया x प्लस सी। यहाँ से ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो टर्म बची वो बची आपके पास माइनस का y इंटू में 1 माइनस वाई की पावर 1/2 इज इक्वल टू में x प्लस सी। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या करूँ, ये जो रूट वाला है ना इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ तो मैं दोनों तरफ यदि स्क्वायर ले लूँ तो यहाँ पे हो गया ये वाई स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस वाई और इज इक्वल टू में इक्वेशन बन गई x प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन मिली है आपको यही आपकी जनरल इक्वेशन है, ये जो आपके पास फंक्शन दिया है इक्वेशन 1 दी गई है उसका। सो यह दिए गए समीकरण का व्यापक हल है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं विचित्र हल पे। सिंगुलर सॉल्यूशन है वो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स आपकी जो इक्वेशन 2 है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सी डिस्क्रीमेंट की, जो आपका सी विवेचक होता है उसकी। सी विवेचक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सी डिस्क्रीमेंट के लिए आपके पास जो इक्वेशन 2 है उस इक्वेशन 2 की हेल्प से हम सी विवेचक की बात करेंगे। हमेशा आपको इक्वेशन जो व्यापक हल निकलता है उससे ही आपका सी विवेचक है वो फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी विवेचक के लिए हमें क्या चाहिए, एक द्विघात समीकरण चाहिए सी के अंदर। सी के अंदर एक द्विघात समीकरण आपको इक्वेशन 2 से ही मिल सकती है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को यदि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइज करें, सी के अंदर यदि द्विघात समीकरण यदि हम लिखें तो ये आएगा आपके पास ये सी स्क्वायर हो गया प्लस में ये 2xc हो गया एंड प्लस में ये x स्क्वायर हो गया, और ये वाले टर्म यदि हम इधर लेके हैं तो ये हो गया y स्क्वायर और 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास सी के अंदर एक द्विघात समीकरण मिल गई। अब सी विवेचक के लिए हम क्या करते हैं, वही यदि हम इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करें तो यहाँ पे हमें पता है कि जो a की वैल्यू है वो तो कितनी है 1, मतलब सी स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो 1 का काम करता है, c का जो गुणांक होता है वो b का काम करता है, और जो c है वो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका काम करता है। ठीक है, तो सी विवेचक की बात करें तो इसलिए सी विवेचक क्या होगा, वो होगा आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो b की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ये हो गया आपके पास x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इंटू में 1 माइनस का y इक्वल में 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं तो ये हो गया 4x स्क्वायर
माइनस में 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 4x², ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4y² हो गया, एंड ये माइनस का हो गया 4y³ इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये वाली टर्म सेम होने से कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे यदि हम बात करें, यदि 4y में यहाँ पे कॉमन ले लूँ, यदि मैं यहाँ पे 4y² कॉमन ले लूँ तो अंदर बच गया मेरे पास 1 माइनस का y इक्वल में 0। 4 को उस तरफ भेज देता हूँ मैं जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो अंदर मेरे पास क्या बच गया y² 1 माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास निकल के आ गया C डिस्क्रीमेंट। इसको एक बार आप इक्वेशन नंबर है वो 3 दे दो। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, P डिस्क्रीमेंट की, जो P विवेचक है उसकी हम बात करेंगे। ओके, तो P विवेचक के लिए हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम जो इक्वेशन 1 है वो उसकी सहायता से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि P आपको इक्वेशन 1 में ही दिख रहा है और कहीं तो P आपको दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसी के साथ हम कुछ छेड़खानी करेंगे। तो यहाँ पे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P विवेचक के लिए वही वाली चीज, C विवेचक के लिए हमने C को रिमूव किया, P विवेचक के लिए हम इसमें P को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है, दिख रही है कि ये आपके पास P के अंदर एक द्विघात समीकरण बन रही है। कैसे, यहाँ पे देखो, यदि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखूं तो ये p² और ये वाली टर्म इधर चली गई तो माइनस का 4 1 माइनस y इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास p² का गुणांक है, p का गुणांक नहीं, इसका मतलब p का गुणांक 0 हो गया और कांस्टेंट पद दिख रखा है। तो यहाँ पे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p। और यहाँ पे जो a की बात करें तो a है आपके पास में 2 माइनस का 3y का होल स्क्वायर। b की बात करें तो वो तो आपके पास 0 है क्योंकि b का गुणांक नहीं है। c की बात करें वो आपके पास कांस्टेंट पद है विद द साइन 4 1 माइनस y। तो विवेचक वो होगा आपके पास b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट कर दो तो ये तो हो गया 0 माइनस का साइन 4ac है, पहले इसका माइनस का है तो ये हो गया 16 इंटू 2 माइनस का 3y का होल स्क्वायर इंटू में 1 माइनस का y इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको तो ये हो गया आपके पास 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इंटू में 1 माइनस y इक्वल टू 0। ये आपके पास निकल गया P डिस्क्रीमेंट, आपका जो P विवेचक है। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 दे दो। तो आपको सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था, आप जो C विवेचक और P विवेचक निकालते हो उसके अंदर जो कॉमन पार्ट होता है ना वही आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। दोनों में देखो कॉमन पार्ट आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस y दिख रहा है। तो इसलिए विचित्र हल जो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है वो होगा आपके पास 1 माइनस y। रीजन भी आप लिख सकते हो चूंकि C विवेचक और P विवेचक में 1 माइनस y ही उभयनिष्ठ है, इसलिए विचित्र हल ये है। रीजन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके बाह्य पथ की। तो बाह्य पथ की हम कब बात करते हैं, जो आपके पास इक्वेशन 3 और 4 निकल के आते हैं ना उसके अंदर जो सिंगुलर सॉल्यूशन है उस वाली टर्म को छोड़ के जो भी शेष टर्म बची है ना उनकी क्वांटिटी के आधार पे हम बाह्य पथ की बात करते हैं। तो यहाँ C विवेचक की यदि हम बात करें तो C विवेचक में एक्स्ट्रा टर्म देखो वो क्या है, y² है यानी कि 2 है, y इज इक्वल टू 0 2 बार है, 2 बार है। तो 2 बार के लिए हमें पता है वो क्या होता है, नोड पथ होता है। जो आपका बाह्य बिंदु पथ होता है वो क्या होता है, नोड पथ होता है। 2 बार है इसलिए नोड पथ है। ओके, सिमिलरली P विवेचक की यदि हम बात करें तो P विवेचक में एक्स्ट्रा टर्म देखो क्या है, वो है आपके पास में ये 2 माइनस 3y। तो 2 माइनस 3y इक्वल टू 0, ये भी 2 बार है, 2 बार है। तो इसलिए बाह्य बिंदु पथ आपका क्या होगा, वो होगा आपका स्पर्श बिंदु पथ, इसलिए स्पर्श बिंदु पथ है। ओके, सो होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे आप व्यापक हल ज्ञात कर सकते हो, कैसे आप है वो सिंगुलर सॉल्यूशन विचित्र हल ज्ञात कर सकते हो और कैसे आप बाह्य पथ की बात कर सकते हो।
तो नेक्स्ट हम है वो कुछ इससे थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन है, उसकी तरफ हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। इसके लिए भी आपको व्यापक हल, विचित्र हल तथा बाह्य बिंदु पथ है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का व्यापक हल फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम वही चीज़ इसके अंदर जो अकेला है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि y भी अकेला है और अक्ष भी अकेला है, तो आप किसी के लिए भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं हम इस इक्वेशन को y के लिए सोल्व करते हैं, ठीक है। यदि हम y के लिए सोल्व करते हैं तो उसके लिए हम पहले स्टेप में क्या करते हैं कि y को तो एक तरफ रखना है और बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है। तो y इक्वल ये हो जाएगा आपके पास में 8p³ माइनस का 27 अक्ष अपॉन के अंदर, ओके। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो गया आपके पास में p अपॉन के अंदर में ये हो गया आपके पास 2/3 रह गया एंड द माइनस का ये हो गया आपके पास 3 से यदि हम इसको काटे तो ये हो गया आपके पास 9/4 अक्ष p स्क्वायर, ये साथ में अक्ष की भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर देते हैं, यदि हम y के लिए इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम इसका अक्ष के रिस्पेक्ट के अंदर है वो डिफरेंशियल करते थे। तो अक्ष के रिस्पेक्ट के अंदर इसका डिफरेंशियल करने पे ये आएगा आपके पास dy/dx इक्वल में इसका आपको ये जैसे 2/3 रह गया और इसका यूनिट टू वी सी हो गया पी ऐसा कैसा अक्ष 1 प्लस अक्ष dp अपॉन में डी हो अक्ष माइनस में ये 9/4 ऐसा का ऐसा रह गया। इसका u/v से यदि हम करें तो ये हो गया आपके पास नीचे वाले का होल स्क्वायर मतलब p की पावर 4 हो गया, नीचे वाली टर्म ऐसे की ऐसी, ऊपर वाले का 1 हो गया, माइनस का साइन ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाले का करें तो वो हो गया 2p एंड द dp अपॉन डी ऑफ अक्ष। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो गया आपके पास dy/dx है वो किसके बराबर होता है, p के बराबर। तो मैं यहाँ पे p वैल्यू पुट कर देता हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2/3p प्लस में 2/3 अक्ष dp अपॉन डी ऑफ अक्ष माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 9/4p स्क्वायर माइनस का साइन ये हो गया आपके पास 9/2 अक्ष अपॉन p की पावर 3 dp अपॉन डी ऑफ अक्ष। सो नेक्स्ट है वो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में dp अपॉन dx को तो एक साइड रखते हैं और बाकी जो टर्म है उसको दूसरे साइड में लेके आते हैं। तो यहाँ पे p पहले से ये 2/3 p इधर आया तो ये माइनस का हो गया। नेक्स्ट है ये टर्म एक्स्ट्रा है तो इसको हम इधर लेके आए तो ये हो गया 9/4p स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास dp अपॉन dx वाली टर्म बच गई तो इनमें यदि हम dp अपॉन dx कॉमन ले तो ये अंदर वाली टर्म बची 2/3x एंड द प्लस का 9/2 अक्ष p क्यूब और बाहर dp अपॉन dx आपका कॉमन आ गया। नेक्स्ट हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास बच गया p/3 प्लस में ये हो गया आपके पास 9/4p स्क्वायर एंड इक्वल में यदि यहाँ पे मैं लघुत्तम ले लूँ आपके पास में 6p³ तो ये हो गया आपके पास 4 ऑफ अक्ष p³ प्लस का साइन ये हो गया आपके पास में 327 ऑफ अक्ष और इनटू में है ये आपके पास dp अपॉन डी ऑफ अक्ष। नेक्स्ट हम यहाँ पे भी लघुत्तम ले ले इसका यदि तो ये हो गया 12p स्क्वायर तो ये हो गया आपके पास में 4p की पावर 3 प्लस में ये हो गया आपके पास में 27 और इक्वल के अंदर यदि इसमें से मैं अक्ष भी कॉमन ले लूँ तो अंदर आपके पास बचेगा 4p की पावर क्यूब प्लस में 27 और अपॉन में है ये आपके पास 6p की पावर 3 इंटू में dp अपॉन डी ऑफ अक्ष। अब आपको दिख रहा है ये वाली टर्म सेम है, ये कट गई। नेक्स्ट यहाँ पे आप p स्क्वायर से ये p³ है तो एक p बच गया, ये आपके पास बच गया आपके पास 2। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स बची है वो आपके पास है इधर तो बचा आपके पास 1/2 इक्वल में आपके पास बचा है अक्ष अपॉन के अंदर में p और dp अपॉन डी ऑफ अक्ष। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, इनको सेपरेट कर लिया करते थे। तो वो यहाँ पे देखिए आप
सो यहाँ पे यदि हम इन दोनों को सेपरेट करें तो आपको दिख रहा है कि dx वाली टर्म यदि मैं उधर लेके जाऊँ तो dx अपॉन 2x इधर ऐसा रह गया और इधर आपके पास dp अपॉन में p हो गया। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों तरफ है वो इंटीग्रेशन कर लिया करते थे सेपरेट होने के बाद में। तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं, ये हो गया 1/2 log ऑफ x और ये हो गया आपके पास log ऑफ p के इक्वल, और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट भी हम क्या ले लेते हैं, log के अंदर ही ले लेते हैं। तो नेक्स्ट है, आपको पता है log के बाहर कोई टर्म होती है तो वो पावर में चली जाती है, तो ये log ऑफ x की पावर 1/2 हो गया इक्वल में log m प्लस log n, वो क्या होता है log m इंटू n, तो ये हो गया log p इंटू c। नेक्स्ट यहाँ पे log से log यदि हम कट कर दे तो ये हो गया x की पावर 1/2 इज इक्वल टू पी सी। तो यहाँ से यदि p की वैल्यू की बात करूँ तो वो हो गया आपके पास x की पावर 1/2 अपॉन के अंदर c। ओके, अब यहाँ पे जैसे ये 1/c है तो इसको मैं नया कांस्टेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको आप c1 ले लो। तो ये जो 1/c1 है इसको आप नया कांस्टेंट ले लो c के इक्वल, तो यहाँ पे x की पावर 1/2 इंटू सी हो गया p का मान, ताकि आगे कैलकुलेशन में है वो आपके पास दिक्कत नहीं आए, इसलिए हमने नया कांस्टेंट यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे p की वैल्यू आपके पास ही निकल के आ गई। इसको एक बार इक्वेशन नंबर आप 3 दे दो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को है वो इक्वेशन 2 के अंदर है वो पुट करके y के अंदर इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3 पुट इन 2, इक्वेशन 3 को 2 में पुट करने पे तो यहाँ पे हम देखते हैं y इक्वल आपके पास आता है, जैसे ये वाली टर्म p की वैल्यू पुट करें तो 2/3, p की वैल्यू आपके पास x की पावर 1/2 इंटू में c, और पहले से आपके पास x है माइनस का साइन 9/4, p की वैल्यू है, p स्क्वायर की बात करें तो ये हो गया आपके पास x c स्क्वायर और ऊपर आपके पास x सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम इसको सोल्व करें तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2/3c और ये हो गया x की पावर 3/2, यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया तो ये बच गया माइनस का 9/4 c स्क्वायर। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो गया, इसको यदि इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो गया 9/c स्क्वायर एंड इक्वल में आपके पास बच गया 2/3 इंटू सी x की पावर 3/2। नेक्स्ट हम क्या करें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे जो 2 है इसको रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर ले लें तो अंदर बच गया आपके पास y प्लस 9/4 c स्क्वायर का, ये तो हो गया होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 4/9 c स्क्वायर x की पावर 3। तो यहाँ से यदि हम x के अंदर इक्वेशन फाइंड आउट करें तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, वो आ गया आपके पास 9/4 ये c स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास y प्लस 9/4 c स्क्वायर। ये 9/4 c स्क्वायर कॉन्स्टेंट पद है तो इसको हम लेट कर लेते हैं 9/4 c स्क्वायर है वो इक्वल आपके k के इक्वल है, ये हम लेट कर लेते हैं। तो k के इक्वल यदि हम इसको लेट करेंगे तो ये होगा x क्यूब इज इक्वल टू k इंटू वाई प्लस में k। ओके, ये आपके पास है वो इक्वेशन है वो निकल के आ गई। सो इक्वेशन 4 है वो आपका व्यापक हल है गिवन इक्वेशन 1 का, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे सिंगुलर, वो हम सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और सिंगुलर सॉल्यूशन आपको पता ही है वो आप जो व्यापक हल निकलता है इक्वेशन का उसकी हेल्प से सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। यहाँ पे आप सबसे पहले एक चीज नोटिस कीजिए, आपको पता ही है जो k है वो c का ही पद है, मतलब कि ये जो k है वो आप एक बार c ट्रीट कर लो यहाँ पे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सी विवेचक की। आपका जो टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का वो यही आता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम डायरेक्ट है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है। यहाँ पे देखो ये तो स्क्वायर हो गया, ठीक है, लेकिन बाहर भी तो सीधे रखा है, तो जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ना तो आपके पास एक क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा तो उसके लिए हम डिस्क्रीमेंट की तो बात कर नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या पॉइंट यूज में लेंगे, हम जो इक्वेशन नंबर 4 है ना उसका एक बार है वो इस के रिस्पेक्ट के अंदर है वो डिफरेंशियल कर देते हैं। डिफरेंशियल कर देंगे तो एक के मतलब कि जो सी हम ट्रीट कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, देन आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो इक्वेशन 4 का हम डिफरेंशियल करते हैं के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो हो गया 0 और इक्वल में ये हो गया आपके पास u इंटू वी से होगा, तो k इंटू इसका हो गया 2y प्लस के और प्लस के अंदर
ये हो गया आपके पास y प्लस के का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंपल यदि हम कर ले इसको, तो यहाँ पे यदि y प्लस के में कॉमन ले लूँ तो ये बच गया अंदर y प्लस 3 ऑफ के इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप देखोगे एक वैल्यू तो आपके पास निकल के आ रही है k इज इक्वल टू माइनस का y, आपका जो एक सी डिस्क्रीमेंट निकल के आ रहा है, और एक डिस्क्रीमेंट आपके पास निकल के आ रहा है k इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन 3। ठीक है, अब नेक्स्ट है वो हम क्या करेंगे, हमें तो सी डिस्क्रीमेंट का सॉल्यूशन चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो एक बार तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर और एक बार ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके इक्वेशन निकाल लेंगे। तो k बराबर माइनस वाई इक्वेशन नंबर 4 में यदि हम पुट करें तो इसलिए यहाँ से तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस का y, और ये हो गया y माइनस का y का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एक्स क्यूब है वो 0 के इक्वल। तो एक इक्वेशन आपको ये मिल गई। दूसरी कंडीशन के अंदर यदि हम एक्स बराबर माइनस का y बाई 3 इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी k की वैल्यू माइनस का y बाई 3, और ये हो गया y माइनस का y बाई 3 का होल स्क्वायर। देन इसको सिंपल हम कर ले तो ये हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस का y बाई 3, ये बच गया आपके पास में 2y बाई 3, एंड 2y बाई 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 अपॉन 9 ऑफ y स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया एक्स क्यूब, ये माइनस का हम इधर लेके आएंगे, ये हो गया 4 अपॉन 27 ऑफ y ऑफ क्यूब इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो गया 27 ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 4 ऑफ वाई क्यूब इक्वल में 0। ओके, तो आपके पास एक तो ये इक्वेशन निकल के आती है, एक ये इक्वेशन निकल के आती है। तो जॉइंट रूप में आपकी जो इक्वेशन है वो यहाँ से जॉइंट रूप में जो इक्वेशन है वो निकल के आएगी सी विवेचक, इसलिए सी विवेचक आपके पास निकल के आ रहा है एक्स क्यूब इंटू में 27 एक्स क्यूब प्लस में 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0। ये आपके पास है सी विवेचक है वो निकल के आ गया। इसको इक्वेशन नंबर आप है वो 5 पे दे दो। सो पी विवेचक के लिए हम चलते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे नाउ पी विवेचक, तो पी विवेचक के लिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे पी की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो ये हो गया माइनस का 27 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 पी स्क्वायर ऑफ वाई। ये भी आपके पास एक क्यूब के अंदर इक्वेशन बन रही है, तो इसको भी हमें सिंपल करना पड़ेगा। सिंपल करने के लिए हम इसका है वो डिफरेंशियल कर देते हैं एक बार पी के रिस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन का पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो गया 24 ऑफ पी स्क्वायर ऑफ एक्स, इसका हो गया 0, और ये हो गया आपके पास 24 ऑफ पी ऑफ वाई। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, पी से एक वाली टर्म कैंसिल आउट होगी। यहाँ से पी की बात करें तो पी बराबर आपके पास निकल के आ गया वाई अपॉन एक्स। नाउ पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर ये जो 1 है इसमें पुट कर देते हैं, तो इसलिए पी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा 8 इंटू वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस का 27 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में वाई। सिंपल कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया आपके पास एक इससे कट गया, ये हो गया 8 वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 27 ऑफ एक्स इक्वल में ये हो गया 12 वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम इस वाले टर्म को उस तरफ लेके जाए तो ये हो गया आपके पास 12 में से 8 गया तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 4 वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया, इक्वल में आपके पास रहेगा 27 ऑफ एक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करें, ये 4 वाई क्यूब एक्स स्क्वायर की उधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 27 एक्स ऑफ क्यूब। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा से के पास 27 ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 4 ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास पी डिस्क्रीमेंट जो पी विवेचक है उसका सॉल्यूशन, उसकी इक्वेशन आपके पास निकल के आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर एक बार 6 दे दो। तो हमारा जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो आपको पता है वो क्या होता है, आपका जो सी विवेचक और पी विवेचक में जो कॉमन पार्ट होता है वही आपका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में सेम है, इसका मतलब इसका जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो आपके पास ये वाली इक्वेशन निकल के आ गई। तो सो इसलिए
सिंगुलर सॉल्यूशन, जो आपका विचित्र हल है, वो आपके पास क्या निकल के आया, वो आपके पास निकल के आया 27 ऑफ x क्यूब प्लस में 4y ऑफ क्यूब। ये आपके पास विचित्र हल निकल के आ गया। रीजन लिख सकते हो क्योंकि P विवेचक और C विवेचक में ये वाला पार्ट है वो उभयनिष्ठ है, वो कॉमन पार्ट है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बाह्य बिंदु पथ। तो बाह्य बिंदु पथ वाला जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, आपके पास जो एक्स्ट्रा टर्म बच जाती है उसके बेस पे हम बाह्य बिंदु पथ बताते हैं। यहाँ पे आपको पता है एक्स्ट्रा टर्म इसके अंदर ये बच रही है, तो सी विवेचक में आपको दिख रहा है, सी विवेचक में x बराबर 0 3 बार है, अतः यह उभ्याग्र पथ है। आपको पता ही है, हमने बात की थी, यदि 3 आपके पास एक्स्ट्रा टर्म बचती है तो आपका उभ्याग्र पथ कहलाता है। पी विवेचक में हमारे पास कोई टर्म नहीं बची तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। आपको पता है उभ्याग्र पथ के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, या तो आपके पास जो सी विवेचक या पी विवेचक के अंदर है उनके अंदर सी में तो आपके पास 3 टर्म एक्स्ट्रा बचनी चाहिए और पी के अंदर 1 टर्म एक्स्ट्रा बचनी चाहिए, तब आपका ये उभ्याग्र पथ होता है। या फिर आपके पास सी में यदि 3 टर्म बच गई और पी के अंदर यदि आपको कोई टर्म नहीं दिखे तब भी आपका क्या कहलाएगा, उभ्याग्र पथ कहलाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, बाह्य बिंदु पथ। सो होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें वो व्यापक हल, विचित्र हल और बाह्य बिंदु पथ की बात करते हैं। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सी यू।